नमस्कार दोस्तों। एक अमित नाम का लड़का किसी काम से ट्रेन से इलाहाबाद जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे भूख लगती है। तो ट्रेन में ही एक महिला भेलपूरी बेच रही थी और मसालेदार चने बेच रही थी, और वह चिल्लाते हुए आ रही थी कि चने ले लो, भेलपूरी ले लो। वो चिल्ला रही थी और जब अमित के पास पहुंचती है तो अमित कहता है कि बहन, हमको भी एक भेलपूरी बना कर दे दो। तो आप पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है अमित की तरफ और कहती है कि कौन वाली बना दूं भैया, कितने रुपए वाली बना दूं। और यह कहते ही वह जब चेहरे को देखती है तो वह दंग रह जाती है। और जब अमित भी उस लड़की के चेहरे को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हक्का बक्का सा रह जाता है, क्योंकि वह भेलपूरी बेचने वाली कोई और नहीं उसकी पत्नी ही थी और वह लड़की का पति था। जब वह दोनों मिलते हैं तो सभी लोग देखते रह जाते हैं और उसके आगे जो हुआ वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा, ऐसी ही कहानी हमेशा बनाता रहूँगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम। आज की इस कहानी देखने के बाद आपको बहुत ही सीख मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यह घटना रायबरेली ज़िले की है, जहां के एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का लड़का रहता है। अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार एक मध्यम वर्ग का था, लेकिन अपने परिवार खाने के खर्चे में कोई कमी नहीं थी। हंसी खुशी अपना जीवन यापन किया करता था। अमित एक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका था। गांव में अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चा इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई को पूरा कर लेता है तो उसकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो अब अमित के लिए भी कई अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अमित अभी आगे की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ लिख कर कुछ बनाना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे, पढ़ाई लिखाई तो तुम बाद में भी करते रहना, फिलहाल जब अच्छी जगह से रिश्ते आ रहे हैं तो हम तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी करा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाद छोटे भाई बहन भी हैं, उनका भी देखना है, हमारे कंधों पर बहुत बोझ है। अमित के माँ बाप उसे मना लेते हैं और एक नेहा नाम की लड़की से अमित की शादी करा दी जाती है। नेहा दिखने में बेहद ही खूबसूरत और एक अच्छे परिवार से थी। शादी होने के बाद नेहा अपनी पढ़ाई को रोक देती है, लेकिन अमित अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। दोनों पति पत्नी अपने शादीशुदा जीवन का आनंद ले रहे थे। नेहा अपने सास ससुर की बहुत ही इज्जत और मान सम्मान करती थी। अपने ससुराल में सभी के साथ घुल मिल के रहती है। अब अमित कोचिंग करने के लिए कोटा चला जाता है। अपनी पत्नी से कह देता है कि हमने सरकारी नौकरी के लिए फार्म वगैरह भर रखे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग करनी ही पड़ेगी। एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे तो मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊँगा। अमित अब नेहा को एक नया फ़ोन भी लेकर दे देता है। बातचीत करने के लिए अब परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन नेहा का एक स्कूल बॉयफ्रेंड भी था। अमित तो कोटा कोचिंग करने के लिए चला गया था, तो नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। इधर अमित के घर वालों को नेहा पर कोई शक ही नहीं था, क्योंकि उसका चाल चलन इस तरह का दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि यह किसी और से भी बात कर सकती है। क्योंकि उनका बेटा बाहर रहता था तो सोचते थे अपने पति से ही बात करती होगी। घर का भी सभी काम जिम्मेदारी से किया करती थी, लेकिन बातचीत में भी लगी रहती थी। और अमित से सिर्फ दिन में 1 या 2 बार कॉल करके बात कर लिया करती थी, क्योंकि अमित कहता था कि मुझे डिस्टर्ब होता है, बात करने में ज़्यादा कॉल मत किया करो, क्योंकि अमित का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही था और वह पूरा दिन बेफिक्र होकर अपना फ़ोन में लगी रहती थी। अब अमित का एग्ज़ाम हो जाता है तो वह घर पर वापस आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन एक रात यह दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने के लिए लेटे हुए थे। नेहा को जल्दी ही नींद आ जाती है, लेकिन अमित अभी भी नहीं सोया था। रात के तकरीबन 1 बजे नेहा के फ़ोन पर कॉल आती है। फ़ोन वाइब्रेट मोड में था और सोफे पर पड़ा था। अमित को कॉल आने का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नज़र
फ़ोन पर पड़ता है और वह देखता है कि फ़ोन में 4 मिस कॉल आए हुए थे और जो नंबर है उस पर मेरा ही नाम अमित लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तो फ़ोन मेरे ही पास है इतनी रात को। यह कौन अमित है जो फ़ोन कर रहा है? अमित उस नंबर को अपने फ़ोन में नोट कर लेता है और सुबह में उस नंबर पर कॉल करके पूछता है कि हेलो भाई, कौन हो आप? तो उधर से उस लड़के ने जवाब दिया। अमित पूछता है कि आप कहाँ से हो? तो वह एड्रेस वहीं के आसपास का बताता है जहाँ से नेहा बिलोंग करती है, जहाँ का नेहा का घर था। अब अमित को पक्का शक हो जाता है और वह यह बोलकर कॉल काट देता है कि भाई मैं अपने भैया का फ़ोन ट्राई कर रहा था, धोखे से रॉन्ग नंबर लग गया। फिर शाम में नेहा से पूछता है कि आपके गांव में या रिश्तेदारी में कोई अमित नाम का भी लड़का है क्या? तो नेहा को कोई शक नहीं था, वह बेझिझक मना कर देती है कि नहीं जी, आपके नाम का तो कोई दूसरा लड़का नहीं है। अब अमित धीरे से बात को उखाड़ते हुए पूछ ही लेता है कि मैंने कल रात को तुम्हारे फ़ोन में 4 मिस कॉल देखे थे। अमित नाम से नंबर सेव था। यह बात सुनकर नेहा हड़बड़ा जाती है, लेकिन घबराती नहीं है क्योंकि जानती थी कि यहाँ इस समय घबरा गई तो उन्हें पक्का शक हो जाएगा। वह इधर उधर की बातें बनाकर टाल देती है। आपका ही होगा या मुझे नहीं पता किसका है। इस मामले को लेकर नेहा और अमित के बीच बहुत कहासुनी भी हो जाती है। अमित नेहा को बहुत समझाता है कि यह सब ठीक नहीं है, छोड़ दो यह सब, लेकिन नेहा कुछ दिन शांत रहती है और फिर से वही बातचीत करने लगती है। अब जब नेहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी तो अमित उसके मायके में फ़ोन लगाकर सारी की सारी बातें अपनी सास और ससुर से बता देता है। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि हमारी नेहा ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप उस पर गलत दोष और आरोप लगा रही हो। वह कहती है कि अब शायद आपकी नौकरी लगने वाली है तो आप हमारी बेटी पर आरोप लगाकर उसे छोड़ना चाहते हो। वह लोग उल्टा अमित को ही दोषी साबित कर देते हैं। कुछ दिन बातचीत ऐसे ही चलती रही क्योंकि नेहा के परिवार वाले उसे ही सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह सोचती है कि अब इस अमित से झगड़ा करके इससे तलाक लेकर पीछा छुड़ा लूँगी। अब नेहा और भी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, जिससे अमित का उससे वाद विवाद बढ़ता गया और एक दिन वह अपने घर चली जाती है। घर जाकर अपना नाटक शुरू कर देती है कि वह मुझ पर शक करते हैं, मुझे बात बात पर मारते पीटते हैं। घुमा फिरा कर वही बात करती थी कि तू किसी और से बात करती है। अब लड़की की माँ उसे रोता देख लड़की की सपोर्ट में आ जाती है और कहती है कि अब हमारी लड़की उस घर में हरगिज नहीं जाएंगी। अब 2-4 दिन में अमित का फ़ोन आता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन नेहा साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल मत आना, अब यहाँ से तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगी। इतना कहकर नेहा कॉल काट देती है और अपनी माँ से इसका उल्टा कहती है कि उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे कि मैं आज तुझे लेने आ रहा हूँ, अगर आज अभी तैयार होकर मेरे साथ आएगे तो आना, वरना कभी मत आना। लेकिन अमित ने तो बहुत प्यार से कहा था कि तैयार रहना, मैं लेने के लिए आऊँगा। अब नेहा की माँ सोचने लगती है कि हमारी बेटी को तंग रखता है, ऐसे जल्दी जल्दी में कैसे भेज सकते हैं। अब वो सभी लोग शाम में बैठकर बातचीत करते हैं। नेहा के माता पिता, भाई, रिश्तेदार के सभी लोग इकट्ठा थे। कहते हैं कि अभी हमारी नेहा की उम्र ही क्या है, सिर्फ 21 साल की है, ऐसा पूरा जीवन उसके साथ काट कैसे पाएगी। अब यह लोग फैसला करते हैं कि तलाक ही ले लिया जाए या नेहा को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन थाने से सुझाव मिलता है कि जब आपको सुधार नहीं करना है, तलाक ही चाहिए, तो आप लोग कोर्ट में ही चले जाइए। अब यह एक वकील के पास जाते हैं। वकील के पास तो अगर आप अपना शुद्ध केस भी लेकर जाओगे तो भी वह उस केस को घुमा फिरा कर और बढ़ा चढ़ा कर ही देते हैं। उनका तो काम ही है, इससे उनका वकील
का खर्चा बर्चा निकलता है कि ऐसी चार्जशीट दाखिल करूंगा कि सिर्फ 15 ही दिन में अमित अपने कदमों में आकर नाक रगड़ कर रह जाए। अब नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है कि अब इससे पीछा छूट जाएगा, या कोर्ट की फीस वगैरह जमा करके कोर्ट में अपील कर देते हैं कि हमारी बेटी को दहेज उत्पीड़न में सताया गया है, लड़का शराब पीता है, तरह तरह के कोर्ट में बयान दे देते हैं। अब 15 से 20 दिन बाद कोर्ट में से एक नोटिस अमित के घर जाता है। तो अमित के घर वाले और अमित भी उस नोटिस को देखकर एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, एकदम से चौंक जाता है। और अमित भी उस नोटिस को पढ़ता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था जो बहू ने केस दर्ज करा दिया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब अमित तारीख के अनुसार कोर्ट में पहुंचता है तो नेहा का बर्ताव कुछ अलग ही था। तो वह बहुत खुश नज़र आ रही थी, इस सब से जो वह चाह रही थी वही हो रहा था। उसने अपने घर वालों के कान भर रखे थे कि यह मुझे टॉर्चर करता है, आरोप लगाता है कि जब मेरी कोई गलती नहीं होती है तब भी मुझे तंग करता है, मारता पीटता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, यह सब उसी की चाल हुई थी। अब तारीख पर तारीख चलती है, अमित उसे समझाने के लिए कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करता है तो वह सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। तो अमित भी सोच लेता है कि जब यह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है तो फिर क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए। अब अमित समय केस चलने के बाद जब दोनों पक्ष ही तलाक के लिए राजी थे तो इनका तलाक हो जाता है। अब जो कुछ भी सामान अमित को दहेज में मिला था वह वापस हो जाता है। कुछ पैसे महीने में नेहा को देने के लिए तय किए जाते हैं, क्योंकि अमित के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था जो एक ही बार में जमा कर दे। तो कोर्ट के फैसले के अनुसार 7,700 मेंटेनेंस के तौर पर रखे जाते हैं कि अमित कहीं भी जुगाड़ करे हर महीने खाते में डालेगा। अब 1 साल केस तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन तारीख सिर्फ 6 महीने में ही पूरी हो गई। नेहा अपने घर रहने लगी और अमित अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लग गया। अब अमित कुछ ही दिनों बाद नेहा फिर से अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करने में लग जाती है। अब उसे कोई रोक टोक करने वाला था नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार वालों को भी सच्चाई का पता चलने लगता है कि वास्तव में कमियां हमारी बेटी में ही थी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तू बेटी अपना घर बर्बाद कर लिया है, जबकि अमित एक नेक दिल और ईमानदार लड़का है। हमने तेरी बातों में आकर उस पर केस करवाया, उसे कितना तंग परेशान कराया। अब सभी को परिवार में पता चल गया है। उसे बहुत समझाने की रोकने की कोशिश की जाती, जब वह ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं तो नेहा एक रात अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और घर से भाग जाती है। क्योंकि नेहा के घर वाले बहुत इज्जतदार लोग थे तो वह नेहा के भाग जाने पर कहते हैं कि वह आज के बाद से हमारे घर में कभी नहीं आएगी, हमारे लिए मर गई है। अब कुछ ही दिन बाद अमित को भी यह बात पता चलती है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी घर से भाग गई। तो वह कोर्ट में जाता है, क्योंकि कोर्ट के कुछ नियम होते हैं कि जो मेंटेनेंस के पैसे अमित हर महीने देता था वह तलाकशुदा पत्नी की शादी किसी और से हो जाए या कुछ और इस तरह का मामला हो जाए तो वह पैसा बंद कर दिया जाता है। अब नेहा के घर वालों की भी कोर्ट में पेशी की जाती है और पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है, कहाँ की है। उसकी शादी तो माँ बाप के गर्दन शर्मिंदगी से झुक जाती है। कोर्ट वाले सभी वकील उनको देखते हैं तो नजरे शर्म से झुक जाती है। अब अमित को कोर्ट नोटिस दे देता है कि आप मेंटेनेंस के पैसे बंद कर देना। अब अमित कुछ देर नेहा के घर वालों से बातचीत करता है तो उनका दुख और अपने प्रति मान सम्मान देखकर अमित की आंखें भी भर आती हैं। वह कहता है कि माँ बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब आपकी बेटी ने ही आपको चढ़ा रखा था और कोई भी माँ बाप हो अपनी बेटी के दुखों को नहीं देख सकता है। अब सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। उधर नेहा और उसका बॉयफ्रेंड कानपुर में जाकर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन लड़का बहुत होशियार था।
नेहा से कोर्ट मैरिज भी नहीं किया था, यह बोलकर कि अगर जितनी जल्दी शादी कर लेंगे तो मेंटेनेंस का पैसा भी आना बंद हो जाएगा। यह सोचते थे कि हम अमित को पागल बनाकर मेंटेनेंस का पैसा खाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही अमित को यह बात का पता चलता है वह कोर्ट में अपील कर देता है और नेहा के घर वाले भी उसे सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी ही गलत थी, अब मेंटेनेंस का पैसा आना बंद हो गया था। तो नेहा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब आप मुझसे शादी कर लीजिए, अब तो मेंटेनेंस का पैसा भी आना बंद हो चुका है। तो लड़का शादी करने से साफ इनकार कर देता है। इसी बात को लेकर इनके बीच वाद विवाद होता है और लड़का नेहा को छोड़कर भाग जाता है। अब नेहा ना तो घर की रही ना तो ससुराल की, बॉयफ्रेंड भी धोखा देकर चला गया था। दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति इतनी खराब होती गई, खाने पीने के भी पैसे नहीं बचा, रूम वाले ने भी धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब रेलवे स्टेशन पर ही सोने लगी। घर वालों से और अपने पति से तो कोई संबंध पहले ही सब खत्म कर चुकी थी। घर से भाग कर तो इज्जत घर वालों की उछाली ही थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल भुला ही दिया था। कोई मतलब कोई वास्ता ही नहीं रखा था। अब पेट भरने के लिए भीख मांगती है तो कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं, उनसे एक टोकरी खरीदती है, उसमें भेलपुरी का सभी सामान रखती है और जैसे दूसरी महिला स्टेशन पर रहकर अपना गुजारा करती थी उनके जैसे ही यह भी ट्रेन में भेलपुरी बेचने लगी। उधर अमित मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। उसका विचार था कि मैं एक सिर्फ नौकरी लगने के बाद ही शादी करूंगा। तो एक दिन ऐसे ही इलाहाबाद पेपर देने के लिए ट्रेन से जा रहा हो, क्योंकि फार्म वगैरह भरता रहता है। अब ट्रेन में बैठे हुए काफ़ी समय हो गया था तो इसे भूख लगने लगी। तो एक भेलपुरी बेचने वाली कहती है कि हमारे लिए भी बना दीजिए। भेलपुरी बेचने वाली से अमित कहता है कि एक भेलपुरी हमें भी बना दीजिए। लेकिन जैसे ही यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को पहचान तो गए ही थे लेकिन चुपचाप रहते हैं। अमित अपना फ़ोन निकालता है और नेहा के घर फ़ोन मिला देता है और सारी बात नेहा के घर वालों को उसे बता देता है कि ऐसे ऐसे ट्रेन में भेलपुरी बेच रही है। तो उसके घर वाले भी कहते हैं कि बेटा यह तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन यह घर छोड़कर भागी थी, आगे तुम्हारी मर्जी है तुम इसके साथ क्या बर्ताव करो। इसके बाद नेहा रोने लगती है, शर्म के मारे उसकी नज़रें झुक जाती हैं। वह कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। इलाहाबाद स्टेशन आता है तो अमित अपना पेपर देने के लिए उतर जाता है और साथ में नेहा को भी उतार लेता है। और उतर जाओ, मुझे बताना तुम्हारे साथ क्या, क्यों तुम यहाँ से ऐसे भेलपुरी बेच रही हो। नेहा से रोने लगती है और बताती है कि जिसके साथ यहाँ आई थी वह मुझे धोखा देकर भाग गया। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाता था कि रानी बना कर रखूँगा तुम्हें। तो अमित कहता है कि तुम थोड़ा पागल हो क्या, जब तुम्हें उसके साथ जाना ही था तो तुम मुझसे भी बता सकती थी, मैं इज्जत के साथ तुम्हें विदा कर देता और तुम तो हमेशा कहती थी कि साथ तो किसी से बात ही नहीं कर। तो नेहा अमित के पैरों को पकड़कर और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अमित को पेपर के लिए लेट हो रहा था, वह कहता है कि मैं वापस आऊँगा और आकर बात करूँगा। नेहा के पास वह एक छोटा सा, यह दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अमित पेपर देने के लिए चला जाता है। पेपर होने के बाद अमित अपने घर वालों को फ़ोन लगाता है और नेहा के बारे में सारी बात बताता है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा माफ़ तो कर ही देना, लेकिन ऐसी औरत को घर में दोबारा मत लेकर आना जो एक बार नहीं बल्कि दो दो बार घर से भाग चुकी हो। अब अपने ससुराल में फ़ोन लगाता है तो वह भी कहते हैं कि अमित हमारा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, अब वह अपने कर्मों की सज़ा झेल रही है, उसको वहीं छोड़कर अकेले घर पर आ जा, हम तुम्हारी शादी की जो हमारी सबसे छोटी बेटी है उससे करा देंगे। उसके बाद अमित ट्रेन में बैठकर घर आ जाता है। नेहा इंतज़ार करती है, जब अमित की कॉल नहीं आती तो खुद ही कॉल कर देती है और पूछती है कि आप कहाँ हैं। तो अमित कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुमने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया है, मेरे परिवार को कोर्ट में लाकर खड़ा किया, पूरे गांव में हमारी बेइज्जती कराई, अपने परिवार की इज्जत भी कीचड़ भी उछाला। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से तो अपने साथ लाने
से रहा। इतना कहकर वह कॉल काट देता है, वह सिम निकाल कर तोड़ देता है और घर पहुंच जाता है। अब अमित घर पहुंचता है तो कुछ दिन बाद उसके ससुराल वाले अपनी दूसरी बेटी से अमित की शादी करा देते हैं। कुछ समय बाद अमित की नौकरी भी लग जाती है और फिर वह एक इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से जा रहा था तो फिर से नेहा मिल जाती है। वह अमित के पैर को पकड़ कर कहती है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन अमित उसको फटकार देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, तुमसे अपने माँ बाप की इज्जत भी ना रखी गई। वह लोग कितने भले और इज्जतदार लोग थे, उन्होंने फिर से मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन से करा। उनके सौभाग्य से मेरी तहसील में सरकारी नौकरी भी लग गई। नेहा यह बात सुनते ही अपना सिर पटक कर रोने लगी, क्योंकि नेहा यह घर वाले इज्जतदार लोग थे। वह दोबारा से नेहा अपने घर या कहीं भी लाकर फिर से उसकी बेइज्जत को ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।